Hello, I'm Harish Daka and I'm welcome you again HD classes। देखो कल हमने परसेंटेज के ऊपर प्रश्न करने स्टार्ट कर दिए थे, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, कुछ एक प्रश्न किए थे। उससे पहले हमने सीखा था कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं और कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। देखो ये चीज़ें हमारे काम आती है जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें हमारी तैयार होती जाएंगी। तो हमारे क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि एक कस्बे की जनसंख्या, देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 उनमें से पुरुष हैं और शेष क्या है, महिलाएं हैं। तो 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो और विवाहित महिला का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बेटा, एग्जामिनर को एक मैथ के क्वेश्चन के अंदर सब कुछ देना पड़ता है। जैसे कि हमें यहाँ दे रखा है कि 4/9 कुल पॉपुलेशन के 4/9 जो हैं वो क्या है, हमारे पास मेल है। तो अपने एक काम करते हैं, हमने माना कि कस्बे की जो जनसंख्या है वो है 9। जब कस्बे की जनसंख्या 9 है तो जो मेल होंगे, पुरुष जो होंगे वो क्या होंगे, 9 का 4/9, यानी कि मेल की जो संख्या आई हमारे पास कितनी आ गई, 4। देखो 9 में से 4 जब मेल है तो फीमेल की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, 5। अच्छा, आगे देखो हमारा प्रश्न क्या कहता है, 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी कि जब मैं बात करता हूं मैरिड की, अपने बात करते हैं मैरिड की, यानी कि 4 का 50%, यानी कि दो पुरुष विवाहित हैं, यानी कि महिलाएं भी कितने विवाहित होंगी, 2, क्योंकि पुरुष उनके साथ विवाहित होंगे, महिलाओं के साथ ही तो विवाहित होंगे। अच्छा, तो 2 पुरुष क्या है, विवाहित हैं। अब हमारा जो प्रश्न है वो है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। हमें पता है कुल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या विवाहित है सर, 4। कितनी जनसंख्या विवाहित है, 4। कितने में से, 9 में से। इसने प्रतिशत पूछा है तो हमारे पहले सवाल का जवाब जो है वो क्या हो गया, 4/9%। क्या हो गया हमारा आंसर, 4/9%। अब इसको मैं सोल्व करके कैसे लिखूंगा, ये हो गया हमारा 400/9, ये हमारा कितना हो गया 400/9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 44, 9 चौका 36, 6 3 36 और 3, तो 44 सही 4/9%। हमारे पहले का आंसर क्या आ गया, 44 सही 4/9%। इसी तरह हमारा जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर वो है कि विवाहित महिला का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कितनी महिलाएं विवाहित हैं, कितनी महिलाएं विवाहित हैं सर, 2 महिलाएं। कितनी में से, 5 में से। तो 2/5 गुणा 100, तो ये हमारा कितना आ गया 40%, यानी कि कुल महिलाओं में से 40% महिलाएं क्या है हमारी, विवाहित हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। अच्छा देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि स्टूडेंट हैज मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, 5/3, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। यानी कि कोई बच्चा है, उसे किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था और उसने कितने से किया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो कुछ जो त्रुटि हुई है, जो गलती आई है, वो कितने प्रतिशत की गलती आई है। तो देखो बेटा, ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना तो इनके अंदर देखो ये जो बेस आ रहा है, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 5, इन दोनों का एलसीएम, कोई भी एक ऐसी संख्या जिनमें इन दोनों का भाग जाता हो, यानी कि 15। मैंने मान लिया वो संख्या थी 15, जिस संख्या से उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को क्या करना था, गुणा। विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर कितने से गुणा किया, 3/5 से, यानी कि विद्यार्थी का जो आंसर आया कितना आया, 9, जबकि उसका आना कितना चाहिए था, 5/3 गुणा 15, यानी कि कितना आना चाहिए था, 25 आंसर आना चाहिए था। आया कितना, 9। त्रुटि कितने की आई, 16 की। कितने पे, 25 पे, यानी कि 16/25 गुणा 100, यानी कि उसके आंसर में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, 64% की त्रुटि आ गई। देखो बेटा, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना,
अपने बस इस चीज का ध्यान रखो कि किससे गुणा करना था और किससे किया, इन दोनों के जो आधार के अंदर, बेस के अंदर जो संख्याएं दे रखी होती हैं, इनका अपने एलसीएम लेते हैं। अच्छा, अगर इसी प्रश्न को मैं जनरल मेथड से करूं तो ये कैसे होगा भाई, जनरल मेथड से इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो बेटा देखो, इसका जो जनरल मेथड होगा हमारा यहाँ, ये कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लिया, मैंने माना कि वो संख्या हमारी क्या थी, x, संख्या क्या मान ली मैंने, x, तो x को इसने कितने से गुणा किया, 3/5 से, यानी कि ये इसका रिजल्ट आया। जबकि x को गुणा करना किससे था, x को गुणा करना था सर 5/3 से। तो ये जो त्रुटि आएगी किसने पाएगी सर, ये x गुणा 5/3 पर आएगी, यानी कि इसका प्रतिशत। तो यहां जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 64%। चलो हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। ये देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा। यहाँ देखो कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17%, देन नेट इनकम इज reduced by 6%, find the rate of income tax। यानी कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी आती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, हमारे पास तीन चीजें होती है। एक तो होती है हमारी इनकम, कि हमारी इनकम कितनी हुई। एक होता है टैक्स, टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है, और टैक्स लगने के बाद जो पैसा हमारे हाथ में आता है, जिसे हम इन हैंड सैलरी बोलते हैं या जिसे हम नेट इनकम बोलते हैं। तो हमें तीन चीजें निकालनी है, एक तो हमारा टैक्स, एक नेट इनकम और एक इनकम। इससे पहले बच्चा मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने माना मेरी इनकम जो है, अपनी इनकम मान के चलते हैं, मैंने माना मेरी इनकम है 100 रुपये, और जो टैक्स लग रहा था वो 10% का लग रहा था। तो जो मेरी नेट इनकम होगी कितनी होगी सर, 100 के ऊपर 10% का टैक्स लग रहा है, यानी कि 10 रुपये का टैक्स लग रहा है, यानी कि नेट इनकम कितनी होगी, 90। इसी तरह मैंने माना मेरा जो टैक्स है ये 20% बढ़ गया, यानी कि 20% हो गया बढ़कर, तो अब जो इनकम बची वो कितनी हुई, 80। तो यहाँ एक बात देखो बेटा, यहाँ अगर मैं बात करूं टैक्स कितने प्रतिशत था, 10% था, तो जो नेट इनकम थी वो इसके कितने परसेंट कम थी, 10% कम थी। यहां अगर मैं देखूं कि यहां अगर जब ये 20% था, बढ़ रहा था, ज्यादा था, तो नेट इनकम इससे कितनी कम थी, 20%। तो यानी कि यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि टैक्स कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, ये बिल्कुल बराबर होता है कि नेट इनकम कितने प्रतिशत कम हो रही है। क्योंकि जितना ये बढ़ेगा उतनी की उतनी, जैसे यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कितना बढ़ा, 10, तो ये कितना कम हुआ, 10। ये हमेशा दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब मैं बात करता हूं हमारे प्रश्न के अनुसार। हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह है कि आयकर में 17% की वृद्धि, यानी कि जो टैक्स था इसके अंदर, यानी कि टैक्स का जो 17% था वो हमारी नेट इनकम के कितने के बराबर आएगा, जितनी कमी होगी। ये देखो, हमने यही तो देखा कि जितना टैक्स बढ़ता है उतनी इनकम क्या होती है, घटती है। यानी कि टैक्स का 17% नेट इनकम के कितने के बराबर होगा, हमारे 6% के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि हमारा टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो आ रहा है वो हमारा कितना आ जाएगा, 6/17। कितना आ जाएगा बेटो, 6/17। यहाँ देखो 17% की वृद्धि और शुद्ध आय में 6% की क्या हो रही थी, कमी। देखो टैक्स है 6, नेट इनकम है 17, तो यहाँ से अगर मैं अपनी बात करूँ इनकम की, तो इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं अपनी बात करते हैं इनकम की, तो हमारी जो इनकम होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 + 17, यानी कि 23 रुपये इनकम हुई थी, उसमें से 6 रुपये टैक्स के कटे, तो जो हमारी नेट इनकम थी वो कितनी हुई, 17 रुपये। अब बात कर रहे हैं कि आयकर की दर ज्ञात करो, तो आयकर की दर हमेशा किस पे ज्ञात की जाती है, इनकम पे। कितना लगा आयकर जो है वो कितना लगा हमारा, 17%, तो 17/23 × 100, ये हमारा क्या आ गया, आयकर की दर। बस बेटा इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो अपना टैक्स जो होता है, टैक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी नेट इनकम के।
क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो हमारी नेट इनकम क्या होगी, कम होगी, और ये जितना बढ़ेगा इनकम उतनी ही क्या होगी, कम। यानी कि अगर मैंने इसको 10 बढ़ाया तो इनकम 10 कम होगी, इसको 20 बढ़ाया तो इनकम कितनी कम हो जाएगी, नेट इनकम 20। यानी कि इन दोनों का प्रतिशत चेंज हमेशा क्या रहेगा, बराबर। यानी कि अगर मैंने इसको 17% बढ़ा रहा हूँ, नेट इनकम 6% कम हो रही है, तो इन दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर। वही बात है बच्चों, जैसे मान लो 100 रुपये पर पहले 20 रुपये टैक्स लग रहा था तो इनकम थी 80 रुपये, और अब मान लो 100 रुपये पर 25 रुपये टैक्स लग रहा है तो हमारी इनकम कितनी होगी, 75। तो ये देखो, ये जब 5 बढ़ा तो ये कितना घटा, 5 घटा। ये दोनों के मान हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। तो हमने सिर्फ इतना ही किया कि हमारे टैक्स और नेट इनकम के मान को मैंने बराबर किया, और यहाँ से मुझे टैक्स और नेट इनकम मिला। और मेरे को पता है कि नेट इनकम में जब मैं टैक्स जोड़ दूंगा तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी, तो इनकम के ऊपर प्रतिशत मैंने निकाल लिया। सो सिंपल। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रही हैं चीजें। अब मैं चलता हूँ हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। चलो करते हैं। देखो, मैथ के अंदर ऐसा होता है बेटा, जैसा जैसा अपना एग्जामिनर बोल रहा है बिल्कुल वैसे करते जाओ। जैसे कि अपने इस प्रश्न के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपको मैथ का क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन मैथ का कर सकते हैं, बस हमें मैथ का क्वेश्चन करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं हम। कि एक ट्रेन में, इन ए ट्रेन देर आर एज मेनी एज वैगन्स एज देर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। यानी कि सीटों की संख्या उसके वैगन्स के, यानी कि उसके डब्बों की संख्या के बराबर है। यानी कि अगर सीटें एक्स है तो डब्बों की संख्या भी कितनी है, एक्स है। मतलब एक डब्बे में एक्स सीट है तो टोटल डब्बे भी कितने हैं, एक्स है। अच्छा, कि एक वैगन में 25 व्यक्ति सवार होते हैं जो अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% से भरा हुआ है। मैंने मान लिया कि एक वैगन के अंदर जो सीट्स हैं, अगर मैं इसका 71 सही 3/7% निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगा बच्चों, 25 के बराबर। क्योंकि हमें ये कह रहा है कि एक वैगन यानी कि एक डब्बा 25 व्यक्ति सवार है, यानी कि एक डब्बे के अंदर 25 व्यक्ति बैठे हैं और वो डब्बा अपनी कुल क्षमता से कितने से भरा हुआ है, 71। यानी कि मैंने मान लिया कुछ भी जितनी भी सीटें थी उसका 71 सही 3/7% मेरा किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा। अच्छा, अगर मैं इसे सोल्व करूं 71 सही 3/7% को, तो इसमें क्या करूंगा मैं, ये आ गया हमारा 749 प्लस 3/7 यानी कि 500/7, और परसेंटेज को चेंज करने के लिए 1/100 यानी कि 5/7। यानी कि कुल जो सीट्स है मेरी, कुल सीटों का 5/7 जो है वो मेरा किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरी कुल सीटों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 35। तो यही हमारे प्रश्न में कहा है कि जितनी सीटें हैं उतने की उतने वैगन्स हैं, यानी कि डब्बे हैं। तो जो डब्बों की संख्या है वो भी बच्चों कितनी आ गई, 35 आ गई है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी ट्रेन के अंदर टोटल सीट कितनी है, तो एक में 35, तो 35 डब्बों में कितनी होगी, 35 गुणा 35 यानी कि 1225 सीट है टोटल। अब देखो आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहता है इसके बाद, कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए यदि यात्रियों की संख्या जिसे समायोजित किया जा सकता है यदि इसकी न्यूनतम 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। यानी कि ये जो कुल सीटें हैं अपनी कितनी आई, 1225, इसकी 20% सीटें तो हमें हमेशा खाली रखनी है। यानी कि कितनी भर सकते हैं, सिर्फ इसकी 80% सीटें भर सकते हैं। तो इसने यही पूछा है कि अधिकतम कितने व्यक्ति आ सकते हैं, यानी कि इसका 80%। जब हम इसको काटते हैं तो ये गया 5 पे, और इसको करते हैं तो ये गया 2 पे, ये गया 4 पे, ये गया 5 पे। तो कुल जो सवारियों की संख्या आएगी हमारी वो आएगी 980। यानी कि उस ट्रेन में कुल कितने सवारियां बैठ सकती है, 980। देखो बच्चों, जैसे जैसे प्रश्न कहता गया मैं करता गया। चलो मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि x, if x earns 25% more than y, तो what % less does y earn than x। यानी कि
यदि x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो पहले अपनी बात करते हैं 25%, यानी कि इसको मैं फ्रैक्शन के अंदर बोलूं तो कितना हो जाएगा 1/4। यहां मैं कह सकता हूं कि अगर मान लो y 4 रुपए कमाता है, देखो ये क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू, जबकि ये क्या होता है इसका रिजल्ट, यानी कि 4 का 25% क्या होता है 1। मैंने माना कि y 4 रुपए कमाता है तो x कितने रुपए कमाएगा, इसका 25% अधिक यानी कि 5 रुपए। तो अगर मैं देखूं जो y है इससे कितने रुपए कम कमा रहा है 1 रुपए, तो हमसे यही पूछा गया कि y कितने प्रतिशत कम कमाता है, किससे x से। यहाँ देखो जिससे का पूछा हो उसे नीचे लाते हैं, यहाँ पे x का पूछा है तो 1/x का जो अर्न है इंटू 100, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 20%। x y से 25% अधिक कमाता है जबकि y x से 20% कम कमाता है। दोबारा देख लो बच्चों कि ये दोनों की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। ये जो y है x से 1 रुपया कम कमाता है, तो x से देखो यहाँ हमें देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जिससे पूछा जाए बेस में हमेशा उसी की वैल्यू आती है। यहाँ x से पूछा गया यानी कि जिसके साथ से लगा हो नीचे हमेशा वही जाएगा, तो x से पूछा गया है तो नीचे क्या आ गया हमारा x। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप भी करने की कोशिश करना। सबसे पहले इसे देखो, हमारा प्रश्न क्या है कि यदि हरीश का वेतन अनु से 16 सही 2/3% कम है। अब यहाँ देखो पहले तो मैं इसे सोल्व करता हूँ, 16 सही 2/3% यानी कि 50/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/100 यानी कि 1/6। तो एक तरफ मैं बात करता हूँ हरीश की और एक तरफ हमारे पास कौन है अनु, यानी कि अगर अनु का वेतन 6 रुपए है तो हरीश का वेतन देखो इससे कितना रुपए कम बता रहा है इस बार 1 रुपए, तो हरीश का वेतन कितना रुपए है 5 रुपए। तो अनु का वेतन हरीश के वेतन से कितना ज्यादा हुआ बच्चों 1 रुपए। तो अनु का वेतन हरीश से, देखो अभी भी मैंने आपको बताया था जिसके साथ से लगा हो नीचे हमेशा वही आएगा। तो यहाँ पर देखो फर्क कितने का आया 1 का, हरीश का वेतन कितना 5, तो गुणा 100, तो ये मेरा कितना आ गया 20%। यानी कि अगर अपने बात करें कि जो अनु है, अनु का वेतन हरीश से कितने प्रतिशत अधिक है 20% अधिक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। चलो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की। चीजें बहुत आसान है, इन्हें करते जाएं। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। ये देखो कि यदि एक स्कूल में 60% पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, प्रतिशत की जगह हमेशा 100 आता है, तो ये कितना आ गया हमारा 3/5। यानी कि हम क्या कहेंगे कि अगर एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, 60 को मैंने क्या लिखा 3/5, यानी कि ये अगर टोटल संख्या है, ये अगर टोटल छात्र हैं तो ये क्या हो गए बॉयज, और ये बॉयज हैं तो 5 में से 3 गए 2, ये क्या होगी अपनी गर्ल्स, और गर्ल्स 2 है। यहाँ हमें कितनी देर की है 972, यानी कि हमारी 2 यूनिट किसके बराबर है 972 की। तो हमारी 1 यूनिट किसके बराबर होगी, ये गया 4 पे, ये गया 8 पे, 486 के बराबर। तो स्कूल में कितने लड़के हैं, लड़के कितने हमारे 3, तो यहाँ 1 यूनिट 486 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 3 गुणा 486, यानी कि 8 1 24 और 1 25, 5 2 12 और 2 14, 1458 कुल क्या है इसके अंदर लड़के हैं। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। देखो बेटा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, आप इन पे प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अपने को अच्छा लगेगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 210 मार्क्स, but if he scores 55% marks then he passed with 240 marks, find the passing partition। यानी कि यदि कोई छात्र 25% अंक प्राप्त करता है तो वह 200 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, लेकिन यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है तो वह 240 अंकों के साथ उत्तीर्ण होता है। तो पासिंग प्रतिशत याद कीजिए। देखो बेटा पहले से अपने जनरल मेथड से करते हैं कि जनरल मेथड से इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो मैंने माना कुल जो अंक थे वो थे x, टोटल अंक कितने माने x,
तो कोई छात्र 25% यानी कि इसका कितना परसेंट प्राप्त करता है, कुल का 25% प्राप्त करता है, और वह 210 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर 210 और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा बच्चों। अच्छा, लेकिन यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है तो वह 200, अगर देखो वही अगर इसका कितना प्राप्त करता 55%, तो कितने अंकों से पास हो जाता, 240। यानी कि इसमें से मैं 240 कम करूं तो ये दोनों मेरा क्या आ रहे हैं, बराबर ही आएंगे। अब जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा या इसको इधर, तो इसको इधर लेके आया तो ये क्या बन गया मेरा, x गुना 30/100 बराबर 450। ये 0 से 0 गया, इसको काटा, ये आया 150। यानी कि मेरे टोटल जो नंबर थे वो कितने आए, 1500। अब बात करते हैं कि कितने प्रतिशत पासिंग मार्क्स थे 1500 का 25%, यानी कि 1500 का 25% प्लस 210। तो यहाँ देखो 20 से 20 गई, जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये मेरा आ रहा है 25 5 125 5 12 25 और 12 37 प्लस 210, यानी कि 5 8 5 585 मार्क्स। अब मैं इसे करता हूं हमारे मेथड से। देखो बच्चों ये आना जरूरी है, कभी कभी मेथड भूल जाते हैं, ये जनरल मेथड है, जनरल मेथड हम कभी भी नहीं भूलते। तो देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अपने को बस इस लाइन का पीछा नहीं छोड़ना है। बस यहाँ मैंने कुछ मान लिया कि ये जो बैरियर है, ये बैरियर पास होने के लिए चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इसी बैरियर के, कि एक लड़का 25%, मैंने माना ये है 25%, ये कितना है कि 25% अंक प्राप्त करता है, और वह कितने से फेल हो गया, 210 अंकों से। अच्छा, अनुत्तीर्ण होता है। लेकिन अगर वह 55%, यानी कि मैंने इसको मान लिया क्या 55%, कि 55% अंक प्राप्त करता तो वह 240 अंकों के साथ, यानी कि ये जो गैप है ये कितने का है, 240 का, कि 240 अंकों के साथ उत्तीर्ण होता तो पासिंग प्रतिशत। तो बच्चों एक बात देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है, ये जो एरिया कितना प्रतिशत है, सर ये पूरा 55 है, ये 25 है, तो ये कितना बचा हमारा 30%। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ मेरा जो 30% है वो किसके बराबर आ रहा है, 410 के। यानी कि 30% कितने के बराबर है, 410 के, सॉरी 450 के। 30% मेरा कितने के बराबर आ रहा है, 450 के। तो मेरा 1% कितने के बराबर आएगा, 450/30। मुझे कितने चाहिए थे, 25% मार्क्स। ये लो 25% प्लस 210, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 585। हमें सिर्फ ये करना है, अब इसको हमें नहीं करना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आप ट्राई करेंगे इसे अच्छे से तो कर पाएंगे। ये देखो, अब इस बार हम बैरियर के साथ ही चलेंगे हमारे। ये देखो, ये हमारी लाइन हुई, ये कोई पासिंग बैरियर है। चाहे कोई छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, ये मान लो ये जो है 36% है, ये कितना है 36%, और वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी कि ये जो गैप बच गया है कितने अंकों का है, 32 अंकों का। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, यानी कि मैं कुछ यहाँ ले आया कि ये जो बैरियर था इतना, ये कितने का है, 48% का है, तो वह 64 अंकों से, यानी कि ये जो गैप है कितने का है, 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है कितने प्रतिशत है, सर 48 में से 36 कम कर दो, यानी कि 12%। कितना बचा, 12%। और ये जो मेरा 12% है कितने के बराबर आ रहा है, सर 32 प्लस 64 के बराबर आ रहा है, यानी कि 6 और 3 9 96 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से मेरा 1% किसके बराबर आ गया, 8 के। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, he passed if a student scored 36% marks then he is failed by 32 marks, but when he scored 48% marks he passed by 64% marks। यानी कि पासिंग मार्क्स पूछ रहे हैं हमसे क्या पूछा गया है, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स हमें पता है कितने परसेंट नंबर चाहिए थे उसको, 36, यानी कि 1% 8 है, तो 36% कितना हो जाएगा, 8 गुना 36 प्लस कितने से कम रहा था, 32। तो 8 गुना 36 करूंगा तो कितने पे गया, 48 4 24 और 4 28 प्लस 32, ये गया 0 11 और 2, यानी कि 320 अंक अगर उस व्यक्ति के आते हैं तो वो क्या हो जाएगा,
पास हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही सिंपल भी है। चलो करते हैं कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। यानी कि मेरे पास एक तो कैट्स हैं और एक डॉग्स हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, ये लो भाई साहब, इसको 7 खिला देते हैं। और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, ये लो भाई, इसको मैंने 9 खिला दिया। कि यदि 45 पशु, यानी कि इन दोनों की संख्या मेरे को कितनी दे दी? नहीं, संख्या नहीं दी है सर, बिल्कुल 45 पशु हैं, दोनों के दोनों पशु हैं। इन दोनों की संख्या हमें कितनी दे दी? 45। 355 बिस्किट खाते हैं, मतलब कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां जो हैं, कुछ बिल्लियां और कुछ कुत्ते दोनों मिलकर कितने, दोनों की संख्या 45 है और कितने बिस्किट खाते हैं? 355 बिस्किट खाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि बिल्लियों और कुत्तों की संख्या क्या है। देखो बिल्कुल नेचुरल सोचेंगे हम इस सवाल को। मैंने मान लिया कि कुत्ते और बिल्ली एक ही जितने बिस्किट खाते हैं, यानी कि 7 बिस्किट कुत्ते खाएंगे और 7 बिस्किट बिल्लियां खाएंगी। टोटल जानवर कितने थे? 45। हर एक को मैं कितने खिला रहा हूँ? 7। तो जैसे ही इन्होंने 7 खाए तो कितने पे गया? ये 7 × 35, 3, 7 4 11 और 3, 7 × 35, 5 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3, यानी कि 315 बिस्किट खत्म हो गए। पीछे कितने बिस्किट बचे हमारे? सर पीछे बच गए 40 बिस्किट। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने सबको 7-7 बिस्किट खिला दिए तो इन बिल्लियों की तो कहानी खत्म है, इन्होंने तो जितने खाने थे उतने खा लिए। अब पीछे बच कौन गए जो अभी भी कुछ ना कुछ इच्छा रख रहे हैं? कुत्ते। और हर एक कुत्ते के पास कितने बिस्किट और मिलने हैं? 2। टोटल बिस्किट कितने बचे हैं? 40। यानी कि हर एक कुत्ते के पास 2 आ रहे हैं, टोटल बिस्किट 40 हैं। यानी कि कुत्तों की संख्या कितनी बची है? 20। और जब कुत्तों की संख्या 20 है तो बिल्लियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 25। बस सबको एक जितने खिलाओ और बाहर करो। मैंने सबको 7-7 खिलाया, बिल्लियां का पेट भर गया, ये बाहर चली गई। पीछे सिर्फ कुत्ते बचे थे और बिस्किट बचे थे 40 और हर एक के बचे थे 2। तो हर एक 2 खाएगा तो टोटल कितने थे? 20। बिल्कुल सिंपल। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार। वीडियो को पॉज करो और पहले आप करने की कोशिश करो। चलो उम्मीद करता हूं कर लिया होगा अब तक। स्टार्ट करते हैं कि इन ए जू देर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, मतलब कुछ खरगोश और पिगल्स कबूतर हैं। इफ द हेड्स आर काउंटेड आर 280, यानी कि कुल सिर, मतलब यानी कि कुल दोनों की संख्या जो है, अगर मैं मानूं रैबिट्स यानी खरगोश को मैं मानूं x और पिगल्स इसको मैं मानूं y, तो मुझे x + y की संख्या जो दे रखी है वो कितनी है बच्चों? 280 है। यदि पैर गिने जाते हैं तो पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। मेरी बात सुनो बच्चों, जो खरगोश हैं इसमें पैरों की संख्या कितनी होती है? 4। कबूतर में कितनी होती है? 2। अब मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कुल कितने हैं? 280। तो हर एक जानवर के कम से कम 2 पैर तो हैं। हर एक जानवर के कम से कम कितने पैर हैं? 2। मैंने क्या किया, सबके 2 पैर अलग कर दिए। ये लो, सबके 2 पैर अलग किए तो पीछे कितने कितने पैर काउंट हो चुके हैं अभी तक? 0, 16, 6, 1, मतलब 560 पैर अभी तक मैं काउंट कर चुका हूँ। टोटल पैर कितने हैं मेरे पास? 820। उनमें से बाकी कितने रह गए फिर? अब सर ये बाकी रह गए कितने? 6, 7 में से 5 गए, 260 पैर सर अब भी बाकी हैं। अब मेरे को इतना पता है कि इन जब मैंने 2 पैरों को काउंट किया तो कबूतर सारे काउंट हो चुके हैं। पीछे जो पैर बचे हैं वो किसके बचे हैं? खरगोश के। और एक के कितने बचे हैं? 2। टोटल 260 पैर हैं, एक के 2 हैं, तो टोटल की संख्या कितनी आ गई? 130। यानी कि खरगोश की जो संख्या है वो है 130। और अगर मैं आपसे कबूतर की संख्या पूछूं तो ये हो जाएगा 280 - 130। जब 280 में से 130 कम करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया? 150। यानी कि कबूतरों की संख्या कितनी है? 150। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कुछ इस तरह से। अच्छा चलो आज का यहीं समाप्त करते हैं और कल एक नई चीज लेकर आएंगे आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं सब सही चल रहा है। अच्छा अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ईमानदारी से पढ़ाई करें बच्चे, जितना अच्छा पढ़ोगे चीजें उतनी अच्छी चलती जाएंगी। कोई भी डाउट आए
ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़, धन्यवाद।